इसमें अगर कोई अकाउंट में खराबी आती है तो जो बैंक है एनबीएफसी से उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा उसको एनसीडीसी को 90 दिन के अंदर अकाउंट एनपीए बनने पे। अगर अकाउंट एनपीए होता है तो जो एनसीजीटीसी है वो 75% जो अमाउंट है 30 डेज के अंदर देगी बैंक को, और जो 25% है वो तब देगी जब रिकवरी प्रोसीडिंग्स और डिक्री टाइम बार्ड हो जाएगी, विच एवर इज अर्लियर। तो ये हमारे लिए रेलेवेंस नहीं है। तो बेसिकली बैंक और एनसीडीसीटीसी का मसला है कि अगर कोई अकाउंट खराब होता है स्कीम के अंदर, उसमें रिकवरी बैंक को कैसे आएगी। Now MSME for this purpose means MSME, business enterprises, proprietorship, partnership, companies, trust, LLP, और जो PMMY में जो प्रधानमंत्री योजना के अंदर जो कवर्ड है सारी एंटरप्राइजेस कवर्ड है, ट्रस्ट भी कवर्ड है इसके अंदर। तो लेट्स से अगर कोई हॉस्पिटल है या कोई अपना कोई और तरीके की ट्रस्ट, एजुकेशनल ट्रस्ट है, वो सारी कवर्ड है इसके अंदर। और ये स्कीम जो है ये जो ऑफर है सभी को जाएगी। ये इसमें ऑप्ट आउट की ऑप्शन रहेगी, जो बंदा ऑप्ट नहीं करना चाहता है इसको he can opt to opt out of this scheme. So this is to be offered to everybody. आप कई सारे मेंबर्स को ऑलरेडी मैसेजेस आ चुके होंगे अपने बैंक की तरफ से। इसमें मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई गारंटी फीस चार्ज नहीं करेगा बैंक, ना ही कोई एनसीजीटीसी गारंटी फीस चार्ज करेगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ ब्याज ही देना है स्कीम के अंदर, कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं होगी स्कीम के अंदर। नेक्स्ट हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैक्सिमम ऑफर है इसके अंदर वो अप टू 20% है, अप टू। It can be 5, 7, 10%, again discretion prerogative of the banks. तो जो MSMEs हार्ड प्रेस्ड हैं उनको अपनी वर्किंग कैपिटल असेसमेंट वैसे करके देनी पड़ेगी कि वो शो कर पाएंगे कि हाँ एक्चुअली मुझे 20% की रिक्वायरमेंट है, कि मेरा कैश फ्लो का मिसमैच है। कैश बजट बना के देना पड़ेगा उनको, वर्किंग कैपिटल अप्रेजल उस तरीके से बनानी देनी पड़ेगी उनको। ये आपको रिपीट, ये भी मैं क्लियर कर चुका हूँ कि जो 29 फरवरी को बोरोर्स हैं बैंक के सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, नए बोरोर्स को नहीं मिलेगा। जो नए बोरोर्स हैं वो जो पुरानी स्कीम्स हैं सीजीटी एमएससी स्कीम, उसमें कवरेज ले सकते हैं, इस स्कीम में नहीं ले सकते, ईसीएलजीएस में नहीं ले सकते। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर इसके अंदर कवर्ड नहीं है, बीजीएलसी नहीं कवर्ड है इसके अंदर। तो उपकार सिंह जी बेसिकली ये मेरा मोटा मोटा इसके अंदर अपना था जो मैं जो मेरी प्रेजेंटेशन थी इसके अंदर। अगर 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 आप परमिट करें, अगर मेंबर्स के क्वेश्चन अभी ले लेंगे, नहीं तो रुचिर जी का जो जो उन्होंने बनाया है जो इसी पीपीटी में है उनका, ही कैन टेक इट फॉरवर्ड, हम क्वेश्चन साथ में ले सकते हैं हम लोग। उपकार सिंह जी, ओवर टू यू। उपकार सिंह जी, क्वेश्चन हम इकट्ठे ले लेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैं फिर रुचिर सिंगला जी को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। रुचिर जी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पंजाब में, वेरी वेरी एक्टिव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और ये बिग फोर से इन्होंने अपनी आर्टिकलशिप की है, और ही हैज कम टू लुधियाना रिसेंटली। और ये बेसिकली इनकी पूरी फैमिली, जो इनके फादर साहब, इनके छोटे ब्रदर, दे आर। तो मैं फिर रुचिर सिंगला जी को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। रुचिर जी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पंजाब में। रुचिर जी, ओवर टू यू। बिग फोर से इन्होंने अपनी आर्टिकलशिप की है, और ही हैज कम टू। थैंक यू। और ये बेसिक थैंक यू, थैंक्स लॉट निपन जी फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। और निपन जी ने काफ़ी डिटेल में बताया एमएसएमईज के रिगार्डिंग जो 3 लाख करोड़ का पैकेज आया है। सो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा जो रिलीफ मेजर्स गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर स्कीम में अनाउंस किए थे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले द थिंग आई वांट टू डिस्कस इज आरबीआई के मेजर्स। आरबीआई ने 3 इंस्टेंसेस पे अपने लिक्विडिटी मेजर्स और मोरेटोरियम मेजर्स अनाउंस किए थे, एक मार्च में, एक अप्रैल में, और एक रिसेंटली 22 मई को। सो एक एक करके हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले अनाउंस किए गए थे 17 अप्रैल और 27 मार्च को। सो उसमें एक तो लिक्विडिटी मेजर सबसे बड़ा ये था, आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो सीआरआर कम कर दिया था, जिससे बैंक्स के पास एक 1,37,000 करोड़ की लिक्विडिटी पुश हुई थी। तो ये लिक्विडिटी अल्टीमेटली एमएसएमईज को और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग पास ऑन होगी। सेकेंडली, आरबीआई ने टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस टीएलटीआरओ लॉन्च किए थे। एक पहला लॉन्च किया था 1 लाख करोड़ का, फिर लॉन्च किया था 50,000 करोड़ का। सो टीएलटीआरओ इज बेसिकली अ टारगेटेड इन्वेस्टमेंट जो आरबीआई ने बैंक्स को लेंड किया कि आप इसको बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करो, ताकि जो बॉन्ड मार्केट में कोविड के करके डिसरप्शन आई है, सो उस बॉन्ड मार्केट को एंटाइज किया जाए। सिमिलरली टीएलटीआरओ 2 जो 50,000 करोड़ का था, वो लॉन्च किया गया स्पेसिफिकली फॉर एनबीएफसीज एंड एमएफआईज। सो एनबीएफसीज एंड एमएफआईज लाइक वी ऑल नो ऑलरेडी बहुत एक
लिक्विडिटी क्रंच के अंदर थे, तो उनको एक बेनिफिट देने के लिए ये TLTRO2 ऑफ 50,000 करोड़ लॉन्च किया गया। उसके बाद आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्रीकल्चर लेवल पे, एमएसएमई लेवल पे काफ़ी लेंडिंग करती हैं, इनको एक 50,000 करोड़ की रीफाइनेंसिंग दी गई, जिसको बढ़ा के और 30,000 करोड़ और दिया गया नाबार्ड को बाद में, ताकि एक लिक्विडिटी फ्लो आए मार्केट में और लोगों तक पैसा पहुंचे। फिर म्यूचुअल फंड्स पे बहुत ज़्यादा एक रिडम्पशन प्रेशर आ रहा था, सो उसको भी ईज आउट करने के लिए आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स को भी एक 50,000 करोड़ का एक SLF स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी गई। उसके बाद 22 अप्रैल को जो दो सबसे बड़े मेजर्स आरबीआई ने अनाउंस किए, हम वो डिस्कस करेंगे। पहले आरबीआई ने अपना रेपो रेट जो है वो 4% कर दिया, 440 से 4% कर दिया। इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलेगा, आपकी लेंडिंग कॉस्ट कम हो जाएगी अगर आपका रेट रेपो रेट से लिंक्ड है। इफ यू आर एन MCLR लिंक्ड बोरोअर, तो आपका जब MCLR का पीरियड एक्सपायर होगा आपको तब इसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। और फिर आरबीआई ने इसके बाद जो सबसे बड़ा मेजर था वो था 6 मंथ्स का मोरेटोरियम, राइट। सो ये एक बिगेस्ट आरबीआई का जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजिंग मेजर है जो आया था, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी डिस्कस करते हैं। इसमें वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस एलिजिबल हैं जो 29 फेब को, 29 फरवरी को जो स्टैंडर्ड थी, चाहे ओवरड्यू रही हो, जो स्टैंडर्ड थी, यानी जिनका 90 दिन से कम ओवरड्यू था, वो ऑर्गेनाइजेशन इस मोरेटोरियम का बेनिफिट ले सकती है। से अगर आपका ओवरड्यू 65 दिन का था, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। तो इसमें आरबीआई ने क्या अनाउंस किया कि 6 महीने के लिए 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक आपकी टर्म लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो डेफर कर दी जाएंगी, राइट। आपको वंस अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट द फैक्ट, आपका वेवर कुछ नहीं हुआ है, इट्स डेफरमेंट हुई है, राइट। सो आपका टर्म लोन का जो पीरियड्स था वो ऑल अक्रॉस द बोर्ड बाय 6 मंथ्स एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आपका मान ले सही पीरियड पहले 24 महीने था, सो इट विल बी 30 मंथ्स नाउ, ये 6 महीने उसमें ऐड हो जाएंगे, राइट। इसके बाद वर्किंग कैपिटल का जो आपका ब्याज पड़ता है, सीसी का जो ब्याज पड़ता है, वो भी 6 महीने के लिए डेफर हो गया। और इसको ईज आउट करने के लिए आरबीआई ने क्या कहा कि ये 6 महीने का ब्याज आपसे इकट्ठे 7th मंथ में लेंगे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्रंच आपके ऊपर आ जाएगा। सो उस 6 महीने के ब्याज को एक FITL, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन बना दिया जाएगा, जो आपसे आपके अकाउंट एक आपकी लिमिट्स में एक अलग से टर्म लोन दिखेगा, जिसको आपको 31 मार्च 21 तक रीपे करना होगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका इन 6 महीने का सीसी का ब्याज बनता है 10 लाख रुपए, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर आपका एक FITL बना दिया जाएगा और उसकी इंस्टॉलमेंट सेट कर दी जाएंगी। वो डिपेंडिंग अपॉन आपकी बैंक, आपका बैंक कैसे बैलूनिंग करता है या जिस हिसाब का आपका बैंक से लाइजन है, यू कैन टेक बेनिफिट फॉर दैट। तो आप उसको 31 मार्च 21 तक आपको उसे रीपे करना होगा, और इस पे बैंक आपसे ऑब्वियसली FITL पे भी इंटरेस्ट लेंगे, सिंस आप उनका ही एक तरह से इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं, सो यू विल बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट एज वेल। और एक आरबीआई ने अपने बैंक्स का ही एक जो पार्टीज का और बैंक्स का जो ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन होती है, उसको ईज आउट करने के लिए आरबीआई ने बैंक्स को परमिट किया कि आप वर्किंग कैपिटल के नॉर्म्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। सो वर्किंग कैपिटल के नॉर्म्स कैसे, जैसे मान लो आपको डेटर्स पे 25% आपको अगर मार्जिन मिलता था, तो बैंक केस टू केस बेसिस पे असेस करके वो मार्जिन कम कर सकता है, राइट। आपके डेटर्स की आपको मान लो पहले 90 दिन की डीपी मिलती थी, अब आपके 120 दिन बैंक कर सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर बैंकर। सो आपका उनसे किस तरह का लाइजन है, आप उनसे ये पीरियड अपना बढ़वा के अपनी डीपी को थोड़ा ईज आउट कर सकते हैं। और जो ये डीपी वाले मेजर्स हैं, ये आरबीआई ने बैंक्स को परमिट किया है कि 31 मार्च 21 तक प्री कोविड लेवल्स पे इनको वापस लाया जाए। से अगर आपका प्री कोविड लेवल मार्जिन डेटर्स पे 25% था, बैंक ने आपको उसको ईज आउट करके 20 कर दिया, तो वापस उसको 25% लाने के लिए बैंक के पास 31 मार्च 21 तक का टाइम है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात, एसेट क्लासिफिकेशन फ्रीज लग गया है फॉर दीज 6 मंथ्स, राइट। सो जो अकाउंट से 60 दिन के लिए ओवरड्यू था ऑन 29 फरवरी 2020, तो वो 1 सितंबर को जाके 60 दिन ही रहेगा, 61 दिन वहां से शुरू होंगे। ये 180 दिन ना तो उसकी कोई रेटिंग डाउनग्रेड होगी, राइट, और ऐसे क्लासिफिकेशन फ्रीज लग जाएगा उस पर। सो ये थे बेसिकली आरबीआई के मेजर्स। अब हम गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले निपन जी 3 लाख करोड़ की स्कीम तो काफी डिटेल में डिस्कस कर ही ली है। उसके बाद विल कम नेक्स्ट टू, हाँ, ये अब स्ट्रेस जो 3 लाख करोड़ की स्कीम थी वो 60 डेज वाले एमएसएमईज के लिए, जिनका 60 डेज है उससे कम ओवरड्यू है, उसके लिए रहेगी। तो स्ट्रेस्ड और एनपी एमएसएमईज के लिए इसका भी फाइन प्रिंट आना पेंडिंग है। 20,000 करोड़ का एक सबऑर्डिनेट डेट स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो सबऑर्डिनेट डेट इज बेसिकली के उन जो एमएसएमईज उनको प्रमोटर्स को गवर्नमेंट लोन देगी, और वो मनी प्रमोटर्स एज इक्विटी अपनी, माइक के नजदीक आके बोलिए, थोड़ी सी कम है आवाज प्लीज। अच्छा जी सर, अब क्लियर है?
हाँ ठीक है। ठीक है। सो सबऑर्डिनेट डेट जो मैं कह रहा था, सबऑर्डिनेट डेट इज बेसिकली व्हाट, कि वो डेट प्रमोटर को दिया जाएगा और वो उसे एज इक्विटी अपनी कंपनी में, अपनी फर्म में इंट्रोड्यूस करेगा, जिससे जो फर्म ऑलरेडी डेट के अंडर स्ट्रेस्ड है उसमें इक्विटी आएगी, तो उसकी बैलेंस शीट भी इंप्रूव होगी और उसको इसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। और इस 20,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ की सपोर्ट गवर्नमेंट सीजीटी एमएससी के थ्रू देगी, ताकि बैंक्स स्ट्रेस्ड और एनपीए एमएसएमईज को लेंड कर सकें, उनको एक एडिशनल कुशन दिया गया है इसके थ्रू। इसके बाद गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना, जो 31 मार्च 20 को एक्सपायर हो रही थी, उसका पीरियड बढ़ा के 31 मार्च 21 तक कर दिया है। सो इस के अंदर क्या था कि ये रियल एस्टेट के लिए बूस्टर है, कि अगर आप जिसकी इनकम 6 to 18 लाख है और वो एक पर्टिकुलर ड्वेलिंग कारपेट एरिया का फ्लैट या यूनिट खरीदता है, तो उसको एक पर्टिकुलर 2,35,000 या 2,30,000 के बेनिफिट्स मिलते थे। सो इससे बेसिकली 70,000 करोड़ का गवर्नमेंट का सब्सिडी का आउटले है इसमें। इससे रियल एस्टेट को काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा, और व्हेन रियल एस्टेट गेट्स अ बूस्टर, तो उसके साथ ऑलमोस्ट 63 इंडस्ट्रीज चलती हैं साथ में, तो एक काफी एक बड़ा सर्कल इससे इंप्रूव हो जाता है। अब इसके बाद जो ज्यादा, जिसके बारे में हमें भी काफी क्वेरीज आ रही है, फंड ऑफ फंड स्कीम एक गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी 50,000 करोड़ की फॉर एमएसएमईज, राइट। तो इसकी कुछ जो डिटेल्स अवेलेबल हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बेसिकली AAA रेटेड एमएसएमई के लिए होगी, और वो एमएसएमईज जो कैपिटल मार्केट्स के थ्रू फंड्स रेज करना चाहती हैं, AAA रेटेड एमएसएमईज जो कैपिटल मार्केट्स के थ्रू फंड रेज करेंगी, उनमें 15% होल्डिंग गवर्नमेंट खरीद लेगी। से अगर आप मार्केट के थ्रू 50 करोड़ रुपए रेज करते हो लिस्ट करवा के, तो 7.5 करोड़ रुपए 15% गवर्नमेंट आपकी इक्विटी ले लेगी, जिसको ऑब्वियसली डाइवेस्ट करेगी और वापस उसको यहीं पे इसी कॉर्पस में लाके ऐड कर देगी, राइट। अब और एक सबसे बड़ी चीज, एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज किया गया है, जिसके रिगार्डिंग काफी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट लिखा भी है कि हाँ इसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाए। सो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें अब एक टर्नओवर का क्राइटेरिया और ऐड किया गया। सो दिस इज इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, बोथ ऑफ दीज क्राइटेरियाज हैव टू बी फुलफिल्ड, तभी आप इन क्लासिफिकेशंस में आ पाएंगे। सो पहला जो है प्राइस, उसमें अब कर दिया गया है इन्वेस्टमेंट हैज टू बी लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर हैज टू बी लेस देन 5 करोड़। उसी तरह स्मॉल में इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया 10 करोड़ है एंड टर्नओवर इज 50 करोड़। मीडियम में इन्वेस्टमेंट इज 20 करोड़ एंड टर्नओवर इज लेस देन 100 करोड़। सो इस मीडियम के लिए काफी ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी किया, और पीछे इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल भी आता है कि इसके लिए काफी लॉबिंग हो रही है कि इसको 100 करोड़ से बढ़ा के 200 करोड़ किया जाए, क्योंकि जैसे निपन जी ने डिस्कस किया, और वैसे भी काफी प्रैक्टिकली है, जो आयरन एंड स्टील के क्लाइंट्स हैं, एलॉयज के क्लाइंट्स हैं, उनके टर्नओवर्स वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो इसके परव्यू से बाहर हो गए थे। सो इसको बढ़ा के शायद 200 करोड़ कर दिया जाए। सो इसके बाद गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो सबसे पहले अनाउंस किया गया था, उसमें एक बेनिफिट जो एमएसएमईज को दिया गया था, उसमें एक डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट ने डिफाइन की थी, वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें 100 से कम लोग हैं, और उनमें भी जो लोग 15,000 से कम जिनकी मंथली सैलरी है, राइट, उनका 3 महीने का 24% जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है पीएफ का, वो गवर्नमेंट देगी, राइट। सो इस स्कीम को बढ़ा के 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया टिल अगस्त, ठीक है जी। और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें कवर नहीं हो पाई, जिसमें से 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज थे, उनको बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि टिल अगस्त जो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12% होता था, उसको कम करके 10% कर दिया गया है। इससे ऑब्वियसली एक लिक्विडिटी पुश मिलेगा शॉर्ट टर्म टू एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, राइट। अब फिर जैसे एनबीएफसीज और एमएफआईज को और 30,000 करोड़ और 45,000 करोड़ का एक लिक्विडिटी गारंटीड, उनके गवर्नमेंट गारंटीड इन्वेस्टमेंट उनके कमर्शियल पेपर्स में किया जाएगा। फिर डिस्कॉम्स जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट में थे, उनको उनके रिसीवेबल्स के अगेंस्ट एक 90,000 करोड़ का पीएफसी और आरईसी के थ्रू डेट दिया जाएगा, जिससे ऑब्वियसली वो जनरेटर कंपनीज के ड्यूज उतार भी सकें। रेरा में एक 6 महीने का ब्लैंकेट एक्सटेंशन दे दिया गया है कि जो प्रोजेक्ट्स, जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स 25 मार्च है उसके बाद एक्सपायर हो रहे थे, उनमें एक 6 महीने का ब्लैंकेट एक्सटेंशन मिल जाएगा। और स्टेट अथॉरिटीज को भी इसमें पावर दी गई है कि उसमें 3 महीने और एक्सटेंड कर सके इसको। और ये टीडीएस टीसीएस रेट, ये भी एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मेजर है 31 मार्च 21 तक जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, कि अगर आपका नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स जो है, कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल इंटरेस्ट, रेंट्स, डिविडेंड्स, ऑल अक्रॉस द बोर्ड नॉन सैलरीड जो पेमेंट्स हैं, उनका जो टीडीएस रेट है वो, से अगर आपका पहले 10% टीडीएस कटता था, आपका 7.5% कटेगा। सो इससे एक ऑब्वियसली लिक्विडिटी मार्केट में इन्फ्यूज होगी।
इसके बाद डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट ने काफी मेजर्स अनाउंस किए थे। विवाद से विश्वास स्कीम जो गवर्नमेंट की थी उसका टाइम बढ़ा दिया गया है, 31 दिसंबर कर दिया गया है। रिफंड्स इनकम टैक्स के ऑलरेडी काफी ज्यादा, पहले 5 लाख तक के तो गवर्नमेंट ने इशू कर ही दिए थे, अब उसके जो ऊपर के रिफंड्स है वो भी काफी उनको फास्ट ट्रैक पे लेके आया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न्स की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 30 नवंबर तक। टैक्स ऑडिट की डेट एक्सटेंड कर दी गई है 31 अक्टूबर। और जो आपकी टीडीएस की रिटर्न्स थी उसकी डेट 30 जून कर दी गई है। टीडीएस डिपॉजिट करने की भी डेट फॉर द लास्ट कपल मंथ्स उनकी 30 जून कर दी है, बट उस पर ऑब्वियसली आपको एक इंटरेस्ट लगेगा। देयर विल नो, कोई प्रोसिक्यूशन कोई पेनल्टी नहीं होगी, बट इंटरेस्ट होगा फॉर 9% विच वाज अर्लियर 18%। उसी तरह जो भी गवर्नमेंट का इनकम टैक्स के जो भी ड्यू डेट्स थी जो एक कोविड पीरियड में फॉल की हैं, एप्लीकेशंस की, नोटिस की, अपील की, डेटा फर्निश करने की, उनको भी एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है। और इनडायरेक्ट टैक्स के जो मेजर्स हैं, जीएसटीआर की रिटर्न्स का टाइम 30 जून कर दिया गया है। और अगर आपका कुछ जीएसटी डिपॉजिट करवाने वाला बनता है तो उसका भी टाइम बढ़ा दिया गया 30 जून। और अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको उस पर इंटरेस्ट लगेगा 9% इंस्टेड ऑफ 18%। और जीएसटी एनुअल रिटर्न और जीएसटी रिकंसिलिएशन की डेट भी 30 सितंबर तक कर दी गई है फॉर द ईयर 1890। राइट। सो ये एक बेसिक मेजर्स थे, लिक्विडिटी मेजर्स, जो आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने अनाउंस किए। सो ओवर टू कार सिंह जी नाउ। जो आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, तो ओवर टू कार सिंह जी नाउ। Good evening, good afternoon everyone. So any question? We have 15 minutes. So over to कार सिंह जी नाउ। मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ क्वेश्चन ਜੇ ਕੋਈ इंपॉर्टेंट है ਇਹਨਾਂ ਨੇ एक्सप्लेन कर ਦਿੱਤਾ and also you can write to the government if there are any। मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ क्वेश्चन ਜੇ ਕੋਈ इंपॉर्टेंट है ਇਹਨਾਂ ਨੇ एक्सप्लेन कर ਦਿੱਤਾ। Hello, Saranjit ji, yes, I will unmute you. Thank you, Sir. Nipan ji, thank you, Nipan ji, for the wonderful session. I know always you are helping us. हमेशा ही साडा तुसी ख्याल रखते हो and time to time you are telling us what to do and what not to do and how to get the advances and finances. ਨਿਪਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ, I don't think that is viable for the industry. I think we should pay right now and don't wait for them because ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਸਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਈਏ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਟੂ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਡਬਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। I think we should avoid it, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਮੇਜਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪਸ਼ਨਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਪੇ ਇਟ। ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਵਿਆਜ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ FITL ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। that will be like a new term loan in your account। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਵਿਆਜ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਦੂਜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਿਪਲ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਜੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਅਸੀਂ EPC ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਧਰ 4% ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4.25% ਹੀ ਪੈਂਦਾ। I think it is viable for us कि we pay now and get rid of this whatever the government has given to us। of course sir, ਆਪਾਂ finance minister ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਈਏ ਲੈਟਰ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰੇਟ ਦਾ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਜ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਵੇ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਕਿਉਂ ਵਿਪਨ ਜੀ, ਨਿਪਿਨ ਮਾਨਸਾ ਜੀ, ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 3-4 ਚੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਜ਼ ਆਫ ਡੇ ਇਜ਼ 101 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 101 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ AAA, AA, A ਰੇਟਡ, BBB, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਂਪਰਡ ਬॉयਜ਼ ਨੇ, AAA, AA, A ਵਾਲੇ, ਹਨਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ AAA, AA, A ਰੇਟਡ, BBB ਰੇਟਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੇਵਰ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਹਿ ਜਾਣਾ 101 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ 20 ਜਾਂ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਦਿਸ ਕਮਸ ਟੂ ਅਬਾਊਟ 1,80,000 ਕਰੋੜ, 1,80,000 ਕਰੋੜ 12% ਰੇਟ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? $40 ਬਿਲੀਅਨ। ਅਬ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਮਰਸ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਈਏ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਵੇਵ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ, particularly for MSMEs, and ਜਿਹੜੇ BBB ਰੇਟਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ 2% ਇੰਟਰਸਟ ਇਕੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ MSME ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਟੂ ਪੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਪੇ ਇਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 2% ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਇਕੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ MSME ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਗਾ? ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਆਰ ਯੂ ਵਿਦ ਮੀ ਔਨ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ? ਯੈਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਰ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਗਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਕੀਮ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਕੋਈ MSME ਹੈਗਾ, ਬੋਰਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ MSME ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਾਤਾ। ਨਿਪਨ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ EPC ਐਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ, ਅਵਕਾਰ ਸਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, RBI ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰੋਮ ਦਾ 1st of April 2020 to up to 31st March 2021। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4.5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 4% ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਜਾਂ 8% ਵਟਸਐਵਰ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ what is the position and what is the other people they are thinking on that। ਮੇਰਾ ਸਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਵਕਾਰ ਸਰ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਓਵਰ ਟੂ DS ਚਾਵਲਾ ਜੀ। ਹਾਂ DS ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ DS ਚਾਵਲਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਫॉर द ਰੈਗੂਲਰ ਐਂਡ ਅਨਟਾਇਰਿੰਗ ਐਫਰਟਸ ਬਾय ਸੀਸੂ ਐਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ CA ਸਾਹਿਬ ਕਿ basically whatever the interest we had paid during the lockdown period at United Cycle and Parts Manufacturer Association, I had already taken up the same point with the finance ministry. Then lockdown was not by the industry, it was compulsory made by the honorable PM. When we are not being allowed to open the factories, how can we pay the expenditures? On that I had already given a strong pleading to the finance minister and PM Saab also, that the entire interest, whatever it is, from the CC or MTL or the other loans, has to be waived out till lockdown
and extension of certain period to stabilize my industry. This point we had already taken. And one more सब तो ज़्यादा important मेरी notice आ रहा है in association, that is whenever anybody requests for the 20% enhancement or benefit under the SOP given by the MHA, ਉਹਦੀ problem ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ कि बैंक ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ रुचिर सिंगला जी ने किया कि you have to give certain papers because it is a first come first serve till the 3 lakh crore is exhausted. I had raised 2 points with them. ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ documentation ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it is a cumbersome process. Already we are loaning. If we are not NPA, account is regular, then no extra document except one request be given by them. ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੁਚਿਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ कि what is your outstanding and what the life or the period of the outstanding amount is there. In particular, if I belong to the bicycle industry, credit is always beyond 60 or 90 days. It means all our credit has gone. So it should be taken very strongly. मैं कार्जिन request करांगा, being a very important organization, कि factual position को सी सामने लेके आइए, and if possible, I had a link with MOS FM. अनुराग जी को चलिए, उन्होंने सिर्फ ये दसन दी लोड है कि seeing is believing. If any account, existing account is not NPA, no documentation except a request be got from the consumer. Second is waiver of the interest, whatever it is, till the lockdown, and certain cooling period may be given after the lockdown. Official lockdown is over. Today, though we had opened the factories, but we are not allowed to work with more than 50% workforce. We are not allowed to work for the 24 hour free at our will. That means our productivity is not more than 10-20%, or let me say 25%. Because by 5:30, everybody is having an alarm on the mobile or the watch that you are going to leave. Then even by before 7, we are at our residence. So ਜਦੋਂ government ਦੀ restriction ਹੈਗੀਆਂ, our pleading should be that lockdown over means till we are allowed to work freely in India, and the complete supply and the outlet of the sale is open. That is my interpretation of the lockdown. And to the banks, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ as a consultant, as a authority and as a chamber, and UCP of course will be there, कि ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੈਟਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि if any bank requires that to get any of the documents to give that credit is liability of the bank. एक मैं last point I will take up with your permission, sir. That is कि in MSME we are having a share of in micro and small is 94.8% in my country. Out of 3 lakh crore, why not they allocate the particular fund especially for micro and small up to the ratio what the size of the industry in my country is, and bank should be liable to disperse that amount to particular that sector. ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ then we will be able, otherwise first come first serve ਦੇ ਵਿੱਚ micro industry will be in a planning itself and the share will be over. These are my few points. If you thinking better, please take on the point. Thank you very much. Over to Upkar ji. Next is Mr. Samrat Chana. You raise the hand, na? Yeah, Mr. Samrat, please. Yes. I unmuted you. Yes, sir. Pankaj Sharma ji, welcome. Have I been unmuted? Can you hear me? Yeah. Okay. So I would really like to thank you for this opportunity. बहुत चंगा है जी to see you organizing such meetings. A question Ruchir ji ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ fund of funds ਜਿਹੜਾ scheme ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ detail ਵਿੱਚ elaborate ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ for whom is it applicable? One. Second, 50,000 crore ਦੀ amount ਹੈ, ਤੇ who and what choices does the government have? ਕਿਵੇਂ choose ਕਰੇਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? You know, everybody would be keen to apply for that. कौन नहीं चाहेगा कि गवर्नमेंट की इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो जी कंप्लीट. वन देन फर्दर ऑन एक बार आप इसका रिप्लाई देते हैं. आई हैव वन और टू मोर क्वेश्चन तो भी कर करांगे. फंड ऑफ फंड्स ते ना हले गवर्नमेंट ने कोई फाइन प्रिंट इशू नहीं किया है.
इससे सिर्फ कुछ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है जेडी में शेयर की हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल AAA रेटेड MSMEs वुड बी एलिजिबल फॉर दिस, राइट, जिनकी रेटिंग AAA रेटेड है. सो बेसिकली इट्स जस्ट फॉर द क्रीम ऑर्गेनाइजेशंस. AAA रेटेड MSMEs एलिजिबल होंगी, और वो भी अगर कैपिटल मार्केट से फंड रेज करना चाह रही होंगी तो उनका 15% एक गवर्नमेंट ने कैप डिसाइड किया है, 15% गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करेगी. और इसका भी अभी फिलहाल 50,000 करोड़ अनाउंस किया है, बट गवर्नमेंट ने कॉर्पस इसका इनिशियली 10,000 करोड़ का ही रखा है. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मान लो आज किसी MSME इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट ने 15% शेयर लेके, राइट, उसको आगे साल 2 साल बाद बेच दिया, तो वो जो एडिशनल उसका प्रॉफिट आएगा वो इसी कॉर्पस में ले आएगी, और इसी तरह इसको बढ़ा के 50,000 करोड़ करेंगे, जो अभी तक जितनी इस पे क्लैरिटी आई है. बाकी एज एंड व्हेन इसका फाइन प्रिंट इशू होता है, सो आई मीन वी कैन डिस्कस दैट. सर एक दो और क्वेश्चन रह गए जी, सारे इंडस्ट्री वाले बैठे हुए थे. हाँ जी, हाँ जी. You know, आत्मनिर्भर स्कीम का ना ते रखता, but for being आत्मनिर्भर, the key essentials are land bank, power, lending at internationally competitive rates. I mean, is there any mention of these three parameters in the scheme? Land bank is a very important, parameter. India's land bank है किथे है जी? Land जो किथे मिलती ही नहीं है, one. Second, the rate of interest, everybody has been talking about it. You know, normal lending is at 8%, 9%. चलो ठीक है, exporters वास्ते there are other schemes, but internationally competitive नहीं है गया. The third, power, electricity rates नहीं आई है गया, available ही नहीं है गया. चौथा, labor laws are so cumbersome. So is there any mention of that? ऐसा कुछ होया है जी पे? सर ये जो आत्मनिर्भर स्कीम थी ना, इसके जब अनाउंस किया था 4 पैरामीटर्स अनाउंस किए थे, लेबर, लैंड, लॉ और लिक्विडिटी, राइट. सो हमने आज बेसिकली आपसे लिक्विडिटी डिस्कस किया था. सो लेबर अभी इन प्रोसेस है, लेबर लॉज में कुछ ईज आउट हो रहा है, लाइक यूपी ने अपनी स्टेट में अनाउंस की है लेबर लॉज में रिडक्शन. लैंड बैंक भी गवर्नमेंट ने काफी एक ह्यूज लैंड बैंक अरेंज किया है, पीछे आया था शायद आई डोंट नो, शायद 4 लाख एकड़ के आसपास within different states लैंड बैंक अरेंज किया गया है फॉर द FDIs जो से चाइना से जो कंपनीज को ट्रैक करने के लिए. सो लैंड और लेबर पे तो ये गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं. पावर पे ऑब्वियसली, और जो लैंडिंग रेट्स हैं, लैंडिंग रेट सिंस RBI ने तो 4% कर दिए अपने रेपो रेट. तो अगर मानना जाए तो एवरेज रेट इंडिया में 6-7% ही होना चाहिए. बट अभी क्या किया, बैंक्स ने पीछे सारे रेट लिंक कर दिए थे MCLR से, and MCLR has a fixed period 6 months, 9 months या 1 year. तो उसका इफेक्ट आपको इमीडिएटली नहीं मिलता. अगर आपका रेट, आप सैंक्शन रेट उठा के देखो, अगर आपका MCLR लिंक्ड है तो आपको जब आपका MCLR का पीरियड खत्म होगा तब जाके आपको रिडक्शन इन रेपो रेट का बेनिफिट मिलेगा. अगर आपका रेपो रेट से लिंक्ड है तो आपको इमीडिएट बेनिफिट मिल जाएगा. सो वो एक चीज, लैंडिंग रेट्स उस तरीके से थोड़े कंपेटिटिव ऑब्वियसली गवर्नमेंट कर भी रही है. सो ये कुछ मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दिया गया. Anyone else want to ask some question? ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਚ ਪਾਵਰ 3 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ. That is one of the discompetitive for us also. ਕਿ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਜੀ, I unmute you. Please be specific. We have to finish in 4-5 minutes. Kazi, again, the problem is the same, that collateral-free automatic credit line, many banks have already refused to do so. They have written back to the RBI that they will not be able to give any funds without collateral. The government should come forward and give the collateral. Only then they will give any credit. Or they have clearly refused it, sir. And regarding labor laws, you need not be happy about it, because now BMS, their own trade union, have challenged it. And they are not going to allow this to happen. So these are two things that it's going to pain us a lot. And let us discuss further. I'll again come back with something else, please. Okay, noted. Thank you. उपकार सिंह जी, अगर आप मुझे परमिट करें, एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन था आपके ग्रुप में, चैट बॉक्स में. एक सज्जन है, उन्होंने ये लिखा है कि उनके 35 लाख रुपए का लैब है इंडसइंड बैंक से, क्या वो एलिजिबल हैं? वैभव सहगल जी का क्वेश्चन है. मैं चाहता हूँ आंसर कर दूं इसको. हाँ जी, आप अगर एलिजिबल हैं वैभव जी, अगर वो आपकी कंपनी, फर्म, LLP के नाम पे या प्रोप्राइटरशिप के नाम पे है तो आप एलिजिबल हो, कोई इश्यूज नहीं है. यू कैन टेक दैट 20%. उपकार सिंह जी, मैं एक आधा मिनट आपके सेशन में कॉल लेना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगा.
जैसे कई जो बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज जो आपके फोरम उन्होंने बोला कि बैंक्स नई लेंडिंग कर रहे हैं आज की डेट में। हमने क्या किया है, जो ये हमारा जो वेबिनार कर रहे हैं, ये हमारा एसएमई ग्रोथ एडवाइजर्स एलएलपी इन एसोसिएशन में सीसू कर रहे हैं हम लोग। हमने क्या किया है, अंडर अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मेरी कल सरजी से बात हुई थी, बीच में रह गई थी इस बारे में डिस्कशन। हम क्या करना चाह रहे हैं, जितने एमएसएमईज हैं जिनको बैंक से लेंडिंग का इशू आ रहा है, जिनको इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिनको सब्सिडी लेने का इशू आ रहा है, जिनको सिडबी जैसे बैंक्स की स्कीम्स चाहिए, जिनको लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक की इंश्योरेंसेस के ऊपर बेनिफिट्स चाहिए, वी आर अंडर सिंगल बैनर मेकिंग अवेलेबल ऑल दीज टू एमएसएमईज। उनको सिर्फ क्या करना है, हमने एक लिंक बनाया है, वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको आगे अगर सर्कुलेट करना चाहें तो प्लीज आप देख लीजिएगा उसको, कि जो मोस्ट कंपेटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के दिन मिल रहा है बैंक से, नंबर 1 वो, जो मोस्ट कंपेटिटिव इंश्योरेंस की टर्म्स मिल रही हैं वो, जो सब्सिडी की टर्म्स जो बेस्ट हैं वो मिल रही हैं, और जो सबसे कंसेशनल प्राइसिंग मिल रहा है कई स्कीम्स में बैंक की हैं, वो हम अवेलेबल कर पाए। थैंक यू। Thank you. We will circulate to our members. And मैंने डीसी साहब को भी बोला है कि उनकी एक मीटिंग होती है उसमें पीएनबी हेड करते हैं उसको, तो we have wrote to them also कि जो बैंक एक तो 20% भी दे रहे हैं और प्राइवेट बैंक खास तौर पे डिनाई कर रहे हैं। कुछ बैंक्स ने तो, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उन्होंने तो फोन करके बुला के पैसे दिए हैं, उनके लिए भी हम शॉर्टली एक मीटिंग करने जा रहे हैं। बाकी जो आपका लिंक है वो question anyone like to ask? Mr. Pankaj Verma, I think you are there. Pankaj ji? मुझे लगता है कोई क्वेश्चन है नहीं, मैं पंकज जी को बोलूंगा कि हाँ जी। हाँ, DS चावला जी has some point. चावला जी, yeah, please be. Thank you, sir. I'll take just a moment. Nipanji, there is one very much information required for the general members. Whenever we take the loan, normally ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ interest ਨੂੰ 1 year ਵਾਸਤੇ lockdown ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, it is a fixed interest for 1 year. But keeping in view the current situation, kindly suggest it should be fixed for 1 year, or then in the future more soaps are coming. चावला जी, मैं तो इसमें आपको इससे भी आगे बढ़ के एक चीज और बोलूंगा सर। आप एमएसएमई जितने भी बैंक से फाइनेंस ले रहे हैं ना जी, आप सबसे पहले काम पता है क्या करें आज की डेट में, आप अपनी वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन को रेपो से लिंक करवाएं, और उसको 1 साल ना करें, उसको 3 महीने का करें रीसेट। पूछे कैसे? आज रेपो रेट कितना है चावला जी? 4%। राइट। लेट से आपका अच्छा बैंक है, मैं अच्छा बैंक मानता हूँ कि 8-10 जो बड़े बैंक हैं, 3% का स्प्रेड चाहिए होता है बैंक को, 3-3.5 मान लेता हूँ, तो 4 और 3.5 कितना हो गया? 7.5। आज अगर आप बैंक को बोलो कि मेरे को वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी टर्म लोन चाहिए, रेपो लिंक पे 3 महीने का रीसेट चाहिए, तो आपकी प्राइसिंग सीधा 9% से 7.5% पे आ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, लेट से 2 महीने के बाद आरबीआई रेपो रेट घटा देता है 40 पैसे और 30 पैसे और, आपकी 7.5 से कितनी आ जाएगी? 7.20 पे। तो आप मेरा समझ रहे हैं बात सर? 1 साल पे नहीं जाना हमारे को, 1 साल पे नुकसान होगा। आप 3 महीने का रीसेट रखें, रेपो लिंक से रेट करवाएं। और मैं इसमें एक चीज और बड़ा शेयर करना चाहूंगा, मेरे दिमाग में जहन में एक करके आ रही है, बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी हैं एमएसएमईज जो बेचारे 29 फरवरी को प्रॉब्लम में आ चुके थे, जिनके खाते स्ट्रेस्ड हो गए, SMA2 हो गए, एनपी हो गए, उनका क्या? वो तो हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जो 20,000 करोड़ का ये फंड अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने स्ट्रेस एसएमईज के लिए, मुझे कई सारी फोन कॉल्स आई हैं, ये उनके लिए एक सिल्वर लाइनिंग, एक मौका है इसके अंदर कि वो अपने स्ट्रेस को ईज आउट कर पाए। तो वो भी जब मेजर्स आएंगे वो भी मैं अनाउंस शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, उपकार सिंह जी के साथ, आपके साथ चावला जी। तो मेरा इतना सा संबिशन है इसके अंदर, प्लीज। थैंक यू। मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, इफ पॉसिबल विल बी सर्कुलेटिंग टू द मेंबर्स, जो आपने बोला कि वी शुड लिंक आवर एग्जिस्टिंग लोन्स और सीसी विद द रेपो रेट फॉर 3 मंथ्स, वी शुड लॉक इट। द मोमेंट रेपो रेट कम्स डाउन, व्हिच सीम्स कि फ्यूचर में होने जा रहा है, टू स्टेबलाइज आवर इकोनॉमी, तो इफ यू कैन सेंड ए करेक्ट, जैसे मैंने पहले आपसे बात किया था, इफ चैम्बर एंड यूसीपीएम में, आई थिंक विद परमिशन ऑफ CICU, अगर आप मेरे को एक करेक्ट बना के देते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, वी विल बी सर्कुलेटिंग इमीडिएटली टुडे और टुमारो, पॉसिबल टू, जैसे आप देते हैं कि मेंबर्स को दे दें, सो दैट दैट पर्टिकुलर रूलिंग बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री
कैन बी गिवन अलोंग योर सजेशंस। बैंक को अपना इमीडिएटली मेंबर दिखा सकता है कि देखिए जी ये रूलिंग आई है, बिकॉज टेक्निकल लैंग्वेज में बैंक जरूर मांगेंगे हर इससे। एंड वी आर ऑल very well taken, Chawla ji, very well taken. We can easily, conveniently we can do this. I think most of the points been covered today. होगा तो we can raise his our members have access to somebody like you. All our members have chartered accountants like you with them. Only then things can improve. You have a vast knowledge of everything, and you are ready to all our members. That is also best thankful. Of issues, although we've noted down the points, we will with Government of India, will Finance Ministry, me, Upkarji will make a memorandum type of a thing with your consent, with your suggestion. Will take up. Banks have not. Banks could have. जो जिनको अभी ज्यादा भी charges लगे हैं, we at CICU level we will try to put it on record that banks have charged more to couple of our members. एक point CLSS का है, credit link subsidy scheme जो 31 मार्च को खत्म हुई है. We are trying with the government that it should be continued now, क्योंकि तो वो CLC बस एक्सटेंड कर दी गई है, जिनके क्लेम्स फाइल नहीं हो पाए थे उनको एडिशनल टाइम दे दिया गया है। अच्छा, एक RBI से रेपो रेट का जो पॉइंट अभी सभी ने, RBI passes on the repo rate, लेकिन banks do not pass on that same benefit to customers. ये बहुत कई सालों से चल रहा है। मैं चाहता हूँ इस I think पंकज जी की आवाज थोड़ी क्लियर नहीं कट रही है। So thank you everyone for joining this session. एंड आप हमें इन्फॉर्म करते रहो जो भी पॉइंट है। जल्दी हम बैंक RBI को भी हमने लिखा है, तो वी विल बी हैविंग ए मीटिंग विद RBI एंड SIDBI एंड अदर स्टेक होल्डर्स। सो कीप अस इन्फॉर्मिंग अस बाय ईमेल। My email ID is given in the chat box. You can take from there. So keep us writing so that we can timely take the action. Thank you very much for joining. Now the meeting is over. Thank you. Thank you.